अच्छा जी, पिछले सेशन में हम स्केलिंग की बात कर रहे थे। स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मैंने आपको समझाई थी। एक्स एक्सिस में भी स्केलिंग होगी, वाई एक्सिस में भी होगी। एक्स एक्सिस में जो स्केलिंग होगी वो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होगी, और वाई एक्सिस में भी स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होगी। तो उसके एग्जांपल्स और ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिए। इस सेशन में हम शुरू करने लगे हैं। We are going to start with the reflection, which is also related to what we were doing in the previous session, that is the scaling. इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन और स्केलिंग को। मैंने अलग अलग समझाने की कोशिश की ताकि आपको क्लियरली पहले समझ में आ जाए, फिर ये कंबाइन हो सकते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर आपसे तीनों चारों चीजें करवाई जा सकती हैं। रिफ्लेक्शन भी कराई जा सकती है और स्केलिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हो सकती है। ठीक है जी, पहले रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन को यहाँ पे हम माइनस साइन के साथ रिलेट करेंगे। मतलब वी वुड से कि जो भी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो नेगेटिव है। अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मुझे रिफ्लेक्शन बनाना है तो मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। वैसे रिफ्लेक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस। ठीक है, पिछले सेशन में थोड़ा सा मैंने टच किया है, अभी नहीं करने वाला हूं। तो y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एक रिफ्लेक्शन होगी। अब हमें पता है कि हमें जो भी ऑपरेशन करना है फंक्शंस के ऊपर, तो फंक्शन के डोमेन और रेंज दोनों पे करना है। ग्राफिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करना है। एक चीज हमने बाहर मल्टीप्लाई की है, तो दूसरे केस में ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब पहले पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर दिया, फिर सिर्फ डोमेन को जाके हमने नेगेट कर लिया। तो अगेन रिफ्लेक्शन के भी दो पार्ट्स हो गए। एक रिफ्लेक्शन होगी एक्स एक्सिस में और एक रिफ्लेक्शन होगी वाई एक्सिस में। ये जो रिफ्लेक्शन है दिस इज इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो फंक्शन की जो रिफ्लेक्शन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजर आएगी। अच्छा, अब एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए। जैसे प्रीवियस में मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया था, यहाँ पे भी एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, अंडर रूट एक्स है या कोई और फंक्शन कर लेते हैं। लेट्स से अंडर रूट एक्स को ही कंटिन्यू करें। चले अंडर रूट एक्स को कंसीडर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इमेजिनरी साइड चला जाएगा, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट एट द मोमेंट। ठीक है, अच्छा जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को हमने अज्यूम किया। अच्छा, अंडर रूट एक्स को अब अगर हम लेके चले इन दोनों डोमेन्स के साथ, तो पहला क्या होगा? y इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया? इसकी रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? इन एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। दूसरा y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। ये रिफ्लेक्ट कहां करेगा? इन y एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा। यहां तक बात हमें समझ में आ गई है। अच्छा जी, इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर तीनों के ग्राफ देख लेते हैं। अंडर रूट एक्स का ग्राफ कुछ अजीबोगरीब है, इस तरह से कुछ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन होता है, अंडर रूट एक्स का स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से कर्व शेप बनेगा, हल्का सा कर्व है और हल्का सा कुछ दूसरी कहानी इसमें। ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसको रिफ्लेक्शन देनी है हमने एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखा, वो कीवर्ड ज्यादा बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता है। इसको इनके बजाय हम लिखेंगे रिफ्लेक्ट्स अक्रॉस एक्स एक्सिस, और इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्ट्स अक्रॉस वाई एक्सिस। तो यहां पे भी इन नहीं आएगा, क्या आएगा?
क्रॉस का मतलब समझ चलो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा बेसिकली। ये वर्ड इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफिकली किस तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब मुझे बताएं कि इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करूं तो एक तरीके का तो ये है कि ऐसे जाएगा, और दूसरा तरीकेकार क्या है कि ये इसको ऐसे जाना है। अब मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस है और कौन सा अक्रॉस वाई एक्सिस है। एक रिफ्लेक्शन ये है, एक रिफ्लेक्शन ये है, दोनों रिफ्लेक्शंस मैंने कर दिए। सिर्फ आपने ये पहचानना है कि कौन सा रिफ्लेक्ट अक्रॉस एक्स एक्सिस हुआ है और कौन सा रिफ्लेक्ट अक्रॉस वाई एक्सिस हुआ है। कौन सा, ये वाला, ये फर्स्ट तो ओरिजिनल है भाई, वो रिफ्लेक्ट थोड़ी कर रहा है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। मुझे बताएं एक्स एक्सिस को कौन सा क्रॉस कर रहा है, ये वाला। भाई एक्स एक्सिस कौन सा है पहले ये बताओ। एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कौन सा कर रहा है, ये या ये। देखो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये यहां पे रुका हुआ है, ये यहां पर है। इसको मैं अगर यहां से यहां ले आऊं तो इसने किसको क्रॉस किया। अबे भाई ये एक्स एक्सिस है, ये यहां पर है, क्रॉस किया सर। इसको मैं उठा के इधर ले आया तो कहां से जंप करके आया, ये एक्स एक्सिस है ना, लिहाजा ये क्रॉस एक्स एक्सिस हो गया ना। तो इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स। इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये कहां से आया है, ये ऐसे था, इसको मैंने रिफ्लेक्ट करा के ऐसे ले आया, तो इसने किसको क्रॉस किया, तो ये है क्रॉसिंग, ये है क्रॉसिंग। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। अक्रॉस, ये अक्रॉस y, ये अक्रॉस x। इसी तरह से ये अगर यहां से यहां जाएगा तो अक्रॉस x हो जाएगा, और ये अगर यहां से यहां आएगा तो अक्रॉस y हो जाएगा। अच्छा अगर इसको मैं अक्रॉस y लेके जाऊं, अक्रॉस x ले जाऊं तो कहां जाएगा, इस वाले को, इस वाले को अगर मैं अक्रॉस x ले जाऊं, दो सवाल पूछ रहा हूं, दो सवाल पूछ रहा हूं। एक इसको अक्रॉस x ले जाओ और इसको अक्रॉस y ले जाओ, कहां आएंगे दोनों, यहां, दोनों यहां आएंगे। इसका अक्रॉस y ये बनेगा, इधर बनेगा, और इसका अक्रॉस x ये बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। रुक जाओ मेरा सवाल खत्म होने दो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सवाल मेरा ये, पता नहीं आपका भी यही सवाल था। चले किसी भी एक को, क्योंकि दोनों का आंसर यही आएगा। इसको अगर मैं यहां से यहां ले आया तो इसकी क्रॉसिंग किसकी कराई, एक्स की। एक्स की क्रॉसिंग कराने के लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है पूरे फंक्शन के साथ। फंक्शन ओरिजिनल क्या है यहाँ पे, अंडर रूट माइनस एक्स, इसके साथ क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अच्छा अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मैं क्या क्रॉस कर रहा हूं, y क्रॉस कर रहा हूं। y क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, अंदर जाके माइनस पुट करो, तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स ऑलरेडी है, y की वजह से क्या आ जाएगा माइनस, वो भी सेम, वो भी सेम हो रहा है ना भाई। इस चीज को समझोगे ना जब, ये बहुत मैजिकल लगेगा हम लोग। मतलब अगर ये ग्राफ्स आपको, मैं अगेन वापस बता देता हूं कि ग्राफ पे ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ग्राफ पे मैक्सिमम मुझे 2 क्लासेस लगानी थी, ये मेरी चौथी क्लास है ग्राफ की। हाँ ये सवाल बड़ा अच्छा है आपका, क्योंकि आप पहली क्लासेस में नहीं थे भाई। देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पूरी की पूरी एक्स है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये पूरी की पूरी वाई है। ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ ये नेगेटिव है। ये राइट साइड में ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है। ना करो इस तरह की बातें, डरा दोगे बच्चों को। चले मिटा दें।
तस्वीर बनानी है तो बना दो और भेजते जाओ ग्रुप में। कौन एडमिन कौन हुआ उसको भेजो, जो भी है उसको कर दो। अच्छा जी, अब काफी सारी इक्वेशंस हमने कर ली हैं। एक इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस। लेट्स से वी हैव अ इक्वेशन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, लेट्स अज्यूम c, या चले c नहीं करते, इसको वही कर लेते हैं, r कर लेते हैं या r स्क्वायर कर लेते हैं। इक्वेशन है ये एक किस्म की। मुझे कोई आप में से बताएगा कि किस चीज की इक्वेशन है? अगेन ये इक्वेशन का मतलब फंक्शन ही है ये। अगेन ये फंक्शन है या इक्वेशन है सर्किल की। मतलब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सर्किल। ठीक हो गया जी। इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ दो चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये इसके डिटेल में जब हम जाएंगे तो काफी सारी बातें हैं इसमें जो कि प्रीवियस मैथमेटिक्स में हमें जाना पड़ेगा, उसमें नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी। अच्छा जी, इसी इक्वेशन को अगर हम इसके साथ दो चीजें कर लें, कौन सी दो चीजें इसके साथ हम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक चीज हम इसके साथ कर रहे हैं x के साथ मल्टीप्लीकेशन, दूसरी करेंगे इसको y के साथ मल्टीप्लीकेशन। नहीं, अच्छा अच्छा जी, यही इक्वेशन अगर हम इसमें इस इक्वेशन को हम कर दें ये सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया है, x की जगह पे सी एक्स पुट कर दिया है। x की जगह पे क्या पुट किया है? सी एक्स पुट किया है। x की जगह पे सी एक्स पुट करने का मतलब समझते हो आप लोग? मतलब ये है कि ये समहाउ इसकी हमने स्केलिंग की है। सी क्या है? कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट को जब किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? स्केलिंग है। अब उसकी स्केलिंग का नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा या तो स्ट्रेच करेगा या फिर कंप्रेस हो जाएगा, या फिर मैं यूं कह दूं कि या तो वो स्ट्रेच करेगा एक्स एक्सिस में या वो स्ट्रेच करेगा वाई एक्सिस में। कंप्रेशन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अच्छा, कैसे हो रहा है ये? इसका ग्राफ आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से, आ सकता है कुछ इस तरह से। वही सर्किल है, थोड़ा सर्किल आगे पीछे हुआ है मुझसे, बाकी वही है। सेंटर इसका आगे पीछे हुआ है ना, सेंटर को चेंज कर। ठीक है जी, सर्किल है, ये भी वही सर्किल है, सिर्फ फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये स्ट्रेच कर गया है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस की वैल्यूज उसकी वही है। यहाँ पे फॉर सपोज 1 है तो अज्यूमिंग यहाँ पे भी 1 है, मगर वाई एक्स एक्सिस में क्या कर गया? फैल गया है थोड़ा। किस वजह से? इस सी की वजह से। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या आ सकता है इसमें? दूसरा रिजल्ट आ सकता है ये, अगेन ये भी सर्किल है एक किस्म का, मगर इस सर्किल में जो स्ट्रेच हुई है, स्ट्रेचिंग हुई है वाई एक्सिस में, इस तरह से स्ट्रेच हुआ है। एक्स एक्सिस में अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। दोनों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस इस इक्वेशन से मिलेंगी। कब? सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये डिपेंड करता है सी की वैल्यू पे। अगर सी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है
C की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, ना 0 है ना 1 है, 0 और 1 के दरमियान है, ओपन बाउंड है। ये बताया था लास्ट क्लास में, ओपन बाउंड और क्लोज बाउंड। ये ओपन बाउंड का मतलब क्या है, क्या होता है कि बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रेच करेगा। और अगर C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे, C की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। बात समझ में आई है? इन दोनों ग्राफ्स को, इसको कहते हैं सर्किल, और ये है स्पेशल सर्किल्स, और इसको इनको कहा जाता है इलिप्स। क्या कहते हैं इनको? इलिप्स कहते हैं इनको। इलिप्स की जाके मीनिंग निकालिएगा, आपको somehow इस तरह की मीनिंग मिलेगी। ये आगे के टॉपिक्स हैं, आई डोंट नो कि इस कोर्स के पार्ट हम कर सकते हैं नहीं, आगे जाके देखेंगे, टाइम पे डिपेंड करता है। बाकी सिर्फ यहाँ पे ये बताने का मकसद इतना था कि आपको उस इक्वेशन सर्किल की समझ में आ जाए, थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए, क्योंकि आगे डेरिवेशन इंटीग्रेशन में हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। तो इसको बस ध्यान में रख लें, इसकी स्केलिंग भी मैंने थोड़ी सी आपको समझा दी है। बहुत सारी चीजें इसमें और हैं जिनमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। हटा दीजिए बोर्ड को, हटा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम टच करेंगे लॉगरिथम फंक्शंस को भी। इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी लेके चलूंगा इसको, क्योंकि ये बुनियादी बातें हैं, ये काफी सारी बातें इसमें से आपको ऑलरेडी पता है और पता होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज दी एंगल्स। ठीक है जी, और ये एंगल का जो मामला है ये बेसिकली आता है आर्क लेंथ के साथ। अच्छा, ये आर्क लेंथ के साथ कैसे आता है, जो अभी मैंने आपको सर्किल समझाया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको स्क्रीन को देख सकें, लेट्स से दिस इज अ सर्किल। ठीक है, इस सर्किल के अंदर ये सर्किल का सेंटर कहलाता है, ओरिजिन। सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, और इस पूरे दायरे को, इस दायरे को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। ये चीजें बुनियादी हैं, आपको पता होंगी बुनियादी ज्योमेट्री के। ये रेडियस कहलाता है, दिस इज रेडियस, जिसका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करें, लेट्स से ये रेडियस कहलाएगा। लेट्स से ये रेडियस पहले यहां पर है, दिस इज अ पॉइंट P1, ये भी रेडियस है। ये पॉइंट P1 से इसको अगर हम रोटेट करवा ले इस पॉइंट तक, जिसको हम कह देते हैं पॉइंट P2। ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि पहले कहां पर था, पॉइंट P1 पे था, अब कहां पर है, पॉइंट P2 पे है। ठीक है जी, अच्छा, ये P1 से P2 पे जो पहुंचा है, तो इसने क्या कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है, इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। ऐसा ही है, इस डिस्टेंस का हम नाम दे देते हैं S। इस डिस्टेंस का नाम क्या दे देते हैं,
एस नाम दे देते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट में एक काम और हुआ है। एक तो ये डिस्टेंस सर्कल पे ये डिस्टेंस कवर हुआ है, इसके साथ साथ यहां पे एक चीज बन गई है जिसको हम क्या कह रहे हैं, थीटा। एंगल बनी है ना। एंगल आपको पता है, एंगल की बुनियादी डेफिनेशन क्या होती है कि जहां पे दो लाइंस मिल रही हो उस पॉइंट पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पे दो दो लाइंस, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, दोनों मिल रही है तो एंगल बन गया। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा, किस पे डिपेंड करता है ये एंगल? ये एंगल डिपेंड करता है एस के ऊपर, या ये डिस्टेंस कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर। जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा डिस्टेंस होगा। अगर यही यहां तक पहुंच जाए तो अब एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो डिस्टेंस P1 से लेकर यहां तक ये P3 कर लें तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 पड़ गया। तो मतलब क्या है, और यहां पर भी ये क्या है, R है। तो जितना बड़ा एंगल, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर दी डिस्टेंस। कांस्टेंट क्या है इन तीनों में, रेडियस। यहां पर भी R, यहां पर भी R, यहां पर भी चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, S इज इक्वल टू R थीटा। ये आर्क लेंथ का फार्मूला है। इस फार्मूला से इस S को कहा जाता है आर्क लेंथ। क्या कहा जाता है इसको, आर्क लेंथ। पूरे दायरे को, इस पूरे दायरे को कहेंगे सर्कमफ्रेंस। उस दायरे के कुछ मखसूस हिस्से को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। और इन आर्क के अंदर क्या बन रही है, एंगल्स बन रही है। अब अगर आपसे कोई आर्क लेंथ पूछे या एंगल पूछे तो आप इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। कोई भी दो चीजें इनमें से गिवन हो, तीसरी पूछी जाए तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इस एंगल की फर्दर। हमने एंगल को आगे लेके चलना है। एंगल कैसे बनी, आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसका आइडिया देख लिया कि एंगल इस तरह से बन सकती है या एंगल इस तरह से बनी है। अच्छा, अब ये एंगल का जो मेजरमेंट है, एंगल कितना है कैसे पता चलेगा? तो एंगल की जो मेजरमेंट है वो दो तरीकों से होती है, वो भी आपको पता होगी। एक डिग्रीज में एंगल मेजर होती है और एक रेडियंस में मेजर होती है। थीटा इन डिग्रीज और थीटा इन रेडियंस। डिग्रीज और रेडियंस। डिग्रीज में मैंने उस दिन बताई थी कि आप 0 डिग्री से चले जाएं कहां तक, 360 डिग्री तक। मतलब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पे वापस आ जाए तो 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा साइकिल आपको पता है। ठीक हो गया। इन्हीं डिग्रीज को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियंस के अंदर। और किस तरह से रेडियंस में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, हम कहते हैं कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या कहते हैं हम, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कहां से आया इसके डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा। बुनियादी तौर पे आपको क्या बताया जा रहा है कि पाई रेडियंस बराबर होंगे किसके, 180 डिग्रीज के। मतलब ये है कि अगर ये 180 डिग्रीज है तो यहाँ पे रेडियन कितने होंगे, पाई। कितने रेडियन हो गए, पाई। 360 पे कितने रेडियन हो जाएंगे, 2 पाई। अगर पाई बराबर है 180 के तो 360 कितने के बराबर होगा, 2 पाई के। 90 कितने के बराबर होगा, पाई बाई 2 के। 180 डिवाइडेड बाई 2 के। और 270 किसके बराबर होगा, 3 पाई बाई 2 के। 90 को मल्टीप्लाई कर दो, 180 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, 270 डिग्री मिल जाएगी। तो ये इसके कन्वर्जन्स है इन टर्म्स ऑफ एंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में इन एंगल्स का बड़ा अमल दखल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं हल्की हल्की चीजें बताता रहूंगा इस तरह से आपको। अच्छा जी, अब जरा स्क्रीन पे देख लें तो आपको सारी कन्वर्जन यहाँ पे दिखाई गई है। बुक के ऊपर यहाँ पे मैं माउस
शो कर रहा हूं तो डिग्रीज और रेडियंस आपको शो किए गए हैं। मैंने इसमें से सिलेक्टेड बता दिए हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरह से 270 डिग्री। बाकी सारे किस तरह से कन्वर्ट हुए हैं वो भी बुक में शो किए गए हैं, उसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, बोर्ड पे बता देता हूँ, एंगल की मेजरमेंट, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल मेजरमेंट कैसे होती है। इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करें तो ये पॉजिटिव एंगल है। ये कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल है। और अगर एंगल को हम इसके उलट डायरेक्शन में मेजर करें तो ये नेगेटिव एंगल कहलाएगी। मतलब आप यूं देखें कि सर्किल इस तरह से घूमे या सर्किल इस तरह से घूमे, तो ये वाला सर्किल पॉजिटिव और ये वाला सर्किल नेगेटिव। सिंपल जबान में बता देता हूं कि अगर क्लॉकवाइज एंगल देखेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो पॉजिटिव। तो हमेशा एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसे गुगली होती है, ठीक है, या पता नहीं लेग ब्रेक होती है। एनीवेज, तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की कहानी भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि बेसिकली वो मेजरमेंट करने का तरीका है। एक ही एंगल अगर हो, फॉर सपोज लेट्स से हमारे पास ये एंगल है, यहां पे लाइन है, इसका एंगल आपको कहा जा रहा है कि मेजर कीजिए। एक तरीके का आ रहा है इसको मेजर करने का, यहां से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। दूसरा तरीके का आ रहा है इसको लेके जाने का, यहां से ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में इसका एंगल कितना होगा? ये है 90, ये है 180। 90 और 180 के दरमियान उस दिन बताया था 135, तो पॉजिटिव 135 डिग्रीज है ये। और अगर नेगेटिव से लेके आए तो यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचा 180, 180 और 45 225, तो ये नेगेटिव में 225 एंगल होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि 135 एंगल है ये, आप में से कोई कहे कि नहीं ये -225 एंगल है, तो दोनों बातें सेम है। अगर आप ये कर लें साइन 135 और साइन -225 डिग्री, कैलकुलेटर में दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि दोनों घूम के कहां पहुंचेंगे? एक ही जगह पे पहुंचेंगे, तो वैल्यू वहां पे क्या होगी? तो आप इधर से घूम के जाओ या इधर से घूम के जाओ, बात एक ही है। मगर स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाना है। ठीक हो गया? वो पॉजिटिव होगा, अगर आप उसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। वी हैव 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या फिर इसको मैं रिड्यूस करके कह दूं कि 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, मगर बुनियादी तौर पे हम 6 को लेके चलेंगे। और वो 6 बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं ये भी बता देता हूं मैं। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई है यहाँ पे, मगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर, आपको ये हेल्प आउट करेगी। मैं डायरेक्ट बड़ी चीजों के ऊपर चला जाऊंगा, आपको मसला होगा। देखिए, ट्रायंगल्स आपने पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शंस आते भी कहां से हैं? ट्रायंगल से आते हैं। आपको स्क्वायर पता है, आपको रेक्टेंगल पता है, सर्किल मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ट्रायंगल इस तरह से होता है, ठीक है, इसके 2 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, ए बी और सी, और इसके 3 एंगल्स हैं। ये बी है, ये ए है और ये सी। अपोजिट अपोजिट को सेम नाम देते हैं, एंगल और साइड। ठीक हो गया? अच्छा, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, क्या कर रहा पढ़ रहा? एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है 180 डिग्री। भाई कुछ समझ आया तो समझा देना। इसको रिमूव करो, ये देखो फोन है, इसको रिमूव करो, इधर जाओ, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। वो खुद ऑफिस में हो जाओ, क्या कंप्लेन करोगी?
अच्छा रिमूव करो उसका असल में ठीक है, 3 एंगल्स हैं, इन 3 एंगल्स का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री सम आएगा। अब जरूरी नहीं है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का हो सकता है, ये भी 60 का हो सकता है, ये भी 60 का हो सकता है। अगर ऐसा होगा जहां पे तीनों एंगल्स एक ही मेजरमेंट के हैं, तो इस एंगल को कहा जाता है कौन सा एंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये होगा कि अगर तीनों एंगल्स बराबर है तो तीनों साइड्स भी बराबर होंगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई भी दो एंगल्स बराबर हो। अब दो एंगल्स बराबर होने का मतलब क्या है? 180 में से आप कोई भी दो एंगल्स बराबर कर लें। 90 और 90 तो नहीं कर सकते। फॉर सपोज 45 और 45 कर लें, वो भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, उसको आगे जाके करेंगे। लेट्स से एक एंगल है हमारे पास 40 का, ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री का, और ये एंगल है हमारे पास 70, और ये भी एंगल कितना है? 70 डिग्री। तो इससे क्या होगा कि दो साइड्स, दो एंगल्स बराबर है, 70 और 70, 140, 140 और 40, 180। इससे ये होगा कि ये दोनों साइड्स बराबर होंगी और ये साइड बराबर नहीं होगा। तो दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर हो तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस देख लेना, ये ट्रायंगल्स के टाइप्स में डिटेल में नहीं लेके जाओ मुझे प्लीज। अच्छा, इसी तरह से अगर दो एंगल्स में से, तीन एंगल्स में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो, क्या हो? एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो, बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकती है, 45 45 कर लो, 40 50 कर लो, जैसे डिवाइड करना है कर लो, मगर एक एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री को कहा जाता है राइट एंगल, वर्टिकल एंगल है ये। इसके अंदर 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, बिल्कुल इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। इसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज का जो अपोजिट साइड होगा, इसको कहेंगे हम, एडजेंट साइड को कहेंगे बेस, और अपोजिट साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? तो एक इसमें से परपेंडिकुलर, एक बेस है। इसके भी डिटेल है, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा कि बुनियादी तौर पे इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, बिल्कुल छोटे से क्लास 7 या 8 में लिखी हुई है लाइन। ठीक हो गया? चले, हाइपोटेन्यूज को हम h लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम p लिख लेते हैं, और बेस को हम p लिख लेते हैं। ठीक है? अच्छा, एक काम इसमें से ये कर सकते हैं, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम है जो कि बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस एक कोई साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने ये थ्योरम दिया था, प्रूव किया था कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे, ये बराबर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। सही है? अब कोई भी वैल्यूज इसमें आप अज्यूम कर लो। मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपको किसी और तरफ लेके आ रहा हूं जल्दी जल्दी में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर लेता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर मैं यहां पे कर लूं तो उससे क्या होगा? वहां पे देख लें कोने में, ये चीज समझा रहा हूं, स्क्रीन पे आ जाए अगर आप। तो एक, जैसे मैंने लिखा कि एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे और अपोजिट साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इसको बेस और अपोजिट पे ये लेके जा रहे हैं, खैर इसमें मैं नहीं जा रहा हूं। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर रहा हूं, इन दो चीजों का अगर रेशियो निकालूं, परपेंडिकुलर फॉर सपोज
4 है और ये 2 है। इन दो चीजों का मैं जब रेशो निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो रेशो बराबर किया गया है साइन थीटा के। तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिल रहा है, ये कहां से जन्म लेते हैं, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। एक ट्राइंगल के दो साइड्स का, ट्राइंगल के दो साइड्स को अगर आप रेशो बनाओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फंक्शंस मिलेंगे। एक आपको क्या मिला, साइन थीटा मिला। इसी तरह से दूसरे भी हैं, 5 और है। इसी का अगर मैं उलट कर दूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर लूं तो मुझे मिलेगा कोसेक। क्या मिलेगा, कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली अगर एक और हम इसमें कंसीडर कर लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब हम कर ले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बराबर कॉस थीटा के। किसके बराबर होगा ये, कॉस थीटा के। इसका अपोजिट करोगे तो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो के बराबर हो जाएगा सेक थीटा के, जिसको हम कहते हैं सीकेंट थीटा। बिल्कुल इसी तरह से एक आता है टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। और अगर इसका उल्टा करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर लें, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम कॉट थीटा लिखते हैं। अब इनमें ये इंपॉर्टेंट है, साइन, कॉस और टेंजेंट, इनकी हम बात करेंगे। मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुनियादी बात है ये, मगर बताने का मकसद ये है कि आगे इनका काफी सारा यूजेज आने वाला है, तो आपको जहन में पता हो, एक रिफ्रेशर आपके पास हो कि ये खुद कहीं से नहीं आए, ये खुद कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे ये रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के साइड्स का। देखिए ना, ये 3 साइड्स के नाम दिए ना हमने, इन 3 साइड्स के डिफरेंट किस्म के रेशियोज बनाए, तो ये 6 क्वांटिटीज हमने ली है। बात समझ में आई है ये? चले अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। स्क्रीन पे देख लें तो इनके नाम लिखे हुए प्रॉपर तरीके से। साइन पूरा कैसे लिखा जाता है, फिर कोसिकेंट, कोसाइन, सीकेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। फिर इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं या फार्मूला कह दें आप ट्रिग्नोमेट्री के। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरह से कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन टेंजेंट के। सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉस के। कोसेक किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन के। ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, इस बुक से ये फार्मूला याद कर लोगे अगर, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी कैलकुलस में, क्योंकि आगे जाके जो लिमिट्स, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आने वाले हैं, उनमें इन फार्मूलास का बहुत ज्यादा यूसेज है। तो मैंने बेसिकली ये चीजें समझाने का मतलब ये था कि आपको ये फार्मूला याद होता है। कैलकुलस, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन लोगों को मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि उनको बुनियाद पता नहीं होता। मैं डायरेक्ट आपको कोटेंजेंट दे दूं और कहूं कि इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन करो, तो आपको पता ही नहीं है कि कोटेंजेंट खुद क्या है, तो कैसे करोगे? बात समझ में आई ना? तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ये चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट